नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी ये सीरीज आपके लिए। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे कि किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले दुर्गावती देवी या दुर्गा भाभी भी बोला जाता था उनको, उनके बारे में ये स्टेटमेंट है यहाँ पर टॉपिक जो फ्रेम किया गया है। पहला टॉपिक, अब ये आप पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन हिस्ट्री में रख सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जो नेशनल फ्रीडम हमारा स्ट्रगल है उसमें बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट जो रोल है वो उन्होंने वहां पर प्ले किया था, है ना। अगर आप देखेंगे तो ये संदर्भित थी क्रांतिकारी गतिविधियों से, जैसे कि आप एचएसआरए का नाम सुनते हैं, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जिसको आप बोलते हैं, तो उससे ये आपकी कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड थी, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे हम लोग। इस तरीके के जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आप जरूर यहीं से रिवाइज करके जाएंगे, वो डायरेक्टली आपको वहां पर मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब इस तरीके के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हम किताबों में नहीं पढ़ते, है ना। और आपने भी देखा होगा कि बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में भी इस तरीके के नाम आपको दिखाई नहीं देते। तो ये सब जो है हम अपने न्यूज़पेपर से और ये जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वहां से कवर करते हैं। जो सेकंड हमारा टॉपिक है यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, थर्ड पेपर का पार्ट है, जनसंख्या नियंत्रण नीति है ना। किस तरीके से हमारे यहाँ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया गया वो सब यहाँ पर संदर्भ रखा गया, ठीक है। थर्ड पेपर का पार्ट है, इसको अभी हमने हाल में ही इसको कवर भी किया था। इसके बाद गवर्नर का टॉपिक, इसको कई बार कवर किया, फिर से है आज ये आपका टॉपिक यहाँ पर रखा गया है। तो पेपर सेकंड का कोर पार्ट है आपका, जो आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट दो आर्टिकल है ये नोबेल प्राइज है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, उसके बारे में बताया गया है। और शांति का भी नोबेल पुरस्कार मिल गया है यहाँ पर, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूक्रेन की, ठीक है ना, उसको मिला है, ठीक है, सिविल लिबर्टी करके। तो और ये जो है आपके दो प्राइज हैं, ये अब हम देखेंगे कि किस संदर्भ में मिला है। इसमें बहुत ज्यादा हमको डिटेल में नहीं देखना है, जो साइंस टेक का टॉपिक है उसको कंटेक्चुअल देखना है और वैसा ही क्वेश्चन वहां पर आएगा मेंस में। और प्रीलिम्स में पूछा जाता है, देखिए यूपीएससी तो इंटरेस्टेड नहीं होता इसमें, लेकिन जो स्टेट पीसीएस है वहां पर प्रीलिम्स वगैरह में नोबेल प्राइज के बारे में पूछा जाता है। तो दोनों टॉपिक यहाँ पर देखेंगे हम लोग, पेपर थर्ड में रह सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ शुगर। तो जो शुगर, जो चीनी है, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता हमारा भारत देश है, उसके बारे में देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो अभी इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इनको जो है इसलिए यहाँ पर याद किया गया है उनके योगदान के लिए, जो उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना जो है फ्रीडम मूवमेंट में जो अपना अतुलनीय योगदान दिया था, उस संदर्भ में इनको वहां पर क्या किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, इसलिए ये कंटेक्स्ट है यहाँ पर न्यूज में। अब की पॉइंट देखा जाए तो इनका जन्म जो है 7 अक्टूबर को हुआ था, है ना, इलाहाबाद में हुआ था, गुजराती ब्राह्मण फैमिली में। और इनको दुर्गा भाभी के नाम से भी ये आपकी पॉपुलर थी, ठीक है। ये आपकी फ्रीडम फाइटर रही है,
ठीक है, इंडियन रिवॉल्यूशनरी भी रही हैं, क्रांतिकारी जो हमारा संदर्भ है उससे संदर्भित है, ये आपकी कनेक्टेड है वहां से। और इनका जन्म जो है इलाहाबाद में गुजराती ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। बिल्कुल सिंपल सा ये आपका यहाँ पर जो चीजें बताई गई है बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्होंने जो आपकी सत्तारूढ़ उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ जो सशस्त्र क्रांति देखिए, एक तो आपका गांधी जी वाली बेल्ट हो गई, जो क्या बोलते हैं उसको हम, कि वो जो है सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम कर रहे थे। वैसे ही एक और भी धड़ा था हमारे यहाँ जो सशस्त्र क्रांति करके और देश को आजादी दिलाना चाह रहे थे। तो ये आपके जो रिवॉल्यूशनरी हमारा स्टेज है ना, जो चैनल है हमारा, ठीक है, उसमें ये सक्रिय रूप से वहां पर एक्टिव थी। ठीक है ना, अब यहाँ पर सक्रियता से वहां पर इन्होंने जो है अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्हें अग्नि ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस के लिए इनको एक बहुत बड़े थ्रेट के रूप में देखा जाता था। और ये अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि बहुत ही कम महिलाओं का नाम हमको देखने को मिलता है और उनमें से ये आपकी एक है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट बताया जा रहा है कि इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखा गया रिवॉल्यूशनरीज के बीच में, जैसे भगत सिंह हो गए, अशफाक उल्लाह हो गए, है ना, चंद्रशेखर आजाद हो गए। इसके बाद इनका जो आपका इन्फ्लुएंस है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो एसोसिएशन है उसमें भी देखा गया। ठीक है, अभी आपको पता होगा एचआरए के बारे में भी सुना होगा आपने, बाद में इसमें सोशलिस्ट वर्ड भी जुड़ जाता है तो HSRA हो जाता है ये आपका। ठीक है ना, और नौजवान सभा के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, भगत सिंह जी से संदर्भित जो भी आप चीजें पढ़ते हैं वहां पर इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, तो उसकी एक एक्टिव मेंबर ये भी थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भगत सिंह जी को जेल से रिहा करने के लिए, है ना, देखिए भगत सिंह जी को जेल हुई थी आपको पता है लाहौर में, है ना, लाहौर षड्यंत्र वगैरह भी बोला जाता है। तो सॉन्डर्स की हत्या के लिए 1928 में उनको जो है जेल हुई। ठीक है, तो उनको जेल से भगाने के लिए जो है इन्होंने भागने में भी उन्होंने मदद की थी। ठीक है ना, लाहौर से भागने में मदद की थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो भगत सिंह के साथ ही ऐसे कई सारे क्रांतिकारी थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने बम बनाना वगैरह भी सीखा और इन्होंने ओपनली अपोज किया था जो इनको भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सजा दी गई थी, है ना, तो उसको उन्होंने खुले तौर पर जो है वो क्या किया था, उसका विरोध किया था ओपनली, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इन्होंने भगत सिंह और जो और भी साथी थे उनको छुड़ाने के लिए अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह तक भी बेच दिए थे। इसके बाद बताया जा रहा है कि इन्होंने जैसे जब इनको फांसी वगैरह दे दी जाती है, ठीक है, तो उसका बदला लेने के लिए किनको, भगत सिंह जी को, है ना, राजगुरु जी को और सुखदेव जी को जब फांसी हो जाती है तो उसका एक तरीके से ये बदला लेने की सोचती हैं। और इन्होंने डिसाइड किया था कि लॉर्ड हैली जो पंजाब के पूर्व गवर्नर थे उनको जो है मार देंगे ये, लेकिन वो किसी तरीके से बच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इनको जेल हो जाती है और ये 3 साल तक की जेल भी काटा इन्होंने। इसके बाद इनका जो स्वर्गवास हुआ वो 15 अक्टूबर 1999 को हुआ। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, तो देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की जो प्रोस्पेक्ट्स, जो संभावनाओं से युक्त एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022, उसमें फोरकास्ट है, उसके डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि भारत 2023 में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। मतलब अब हम चाइना को फेल कर देंगे, इस जगह में तो हम बहुत आगे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी। अब 125 करोड़ हम 2011 का जो डेटा है तब से हम सुनते आ रहे हैं कि 125, लेकिन ऑफिशियल डेटा अभी भी बोल रहा है कि 140 करोड़ पॉपुलेशन। रियलिटी में देखेंगे तो उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन होगी भारत में। ठीक, अब अगर बात करें कि इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंट डे जब मनाते हैं हम, है ना, मतलब 1947 को जो है हम भारत के लोग, हमारा भारत जो है वो स्वतंत्रता हासिल करता है, तो तब हमारी जो जनसंख्या थी 34 करोड़ थी और आज उसकी लगभग 4 गुना हो गई है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो जैसे आप देखते हैं डेमोग्राफी जब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो उसमें कुछ फेजेस होते हैं, तो डेमोग्राफिक के ट्रांजिशन के दौर से हम गुजरते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ग्रोथ रेट है वो अभी कम है ना, पॉपुलेशन अब धीरे धीरे कांस्टेंट होना चालू हुई है हमारे यहाँ। अगर आप देखेंगे तो अब जो है फर्टिलिटी रेट जो है आपका वो 2.2 हो गया, जो कभी 5.9 था। ठीक है ना, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है। उसका रीजन ये है कि अब हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो भारत पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 17.5% को एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये भी बताया जा रहा है कि 2030 तक, 2030 तक जो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी वो 150 करोड़ हो जाएगी और उसके बाद
2050 की बात करें तो 166 करोड़ हो जाएगी। अब यहाँ पर भारत में जो फर्टिलिटी कम हो रही है या फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, उसके रीजन बताए जा रहे हैं। तो देखिए 1950 में अगर देखा जाए तो टोटल फर्टिलिटी जो रेट था वो नियरली 6 चिल्ड्रन पर वुमेन था। आज की रेट में कितना है? 2.2 है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कुछ जो ऐसी घटनाएं भी हैं आपातकाल के दौरान, अगर आप देखेंगे तो उसको बोला जाता है कि ये आयरनी है एक तरीके की, क्योंकि वहां पर मैसिव पुश किया गया कि भैया आप फैमिली प्लानिंग को जो है वो अपनाओ, क्योंकि ऐसा सरकार को लग रहा था कि जनसंख्या बहुत ज्यादा होने के कारण भारत विकास जो है वो अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं कर पाएगा। तो वहां पर फोर्स्ड मैनर में स्टरलाइजेशन वगैरह की वहां पर बात की गई। बोला गया कि भैया आप परिवार नियोजन को अपनाएं। नसबंदी वगैरह भी मतलब जबरदस्ती तरीके से की गई है ना, उसको आज तक जो है क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो उन प्रयासों के कारण अगर आप देखेंगे तो 1960 में जो 5.9 थी फर्टिलिटी रेट, वो 1980 में 4.9 होता है, मतलब केवल जो है 17% की गिरावट आई। लेकिन आप देखेंगे कि 1990s के बाद अगर 1992 से लेके 2015 का आप डेटा देखेंगे तो इसमें 35% की जो है डिक्लाइनिंग जो है आपका यहाँ पर परसेंटेज देखा जाता है कि 35% की गिरावट हो जाती है। मतलब जो फर्टिलिटी रेट है वो 3.4 से 2.3 रह जाता है। ठीक है, और 2013 से 16 के बीच में देखेंगे तो 2.3 पे हमारा फर्टिलिटी रेट जो है कांस्टेंट रहता है। उसके बाद 17 में अगर आप देखेंगे तो भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो घट के अब जो है 2.2 हो गई है। ठीक है, अब फैमिली प्लानिंग की बात करेंगे कि ये कहां तक कारगर है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आप देखेंगे कि 1975 से 94 के बीच में फैमिली प्लानिंग के कुछ मेजर्स, जैसे इमरजेंसी के दौरान जो है जबरदस्ती भी कराई गई लोगों की नसबंदी वगैरह। ठीक है, तो उस दौरान क्या क्या किया गया, तो उस समय अगर आप देखेंगे स्टरलाइजेशन की बात की गई है ना, स्टरलाइजेशन की बात की गई जिसको नसबंदी भी बोला जाता है। उसके अलावा कॉन्डम वगैरह का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और जो आपका इंट्रा यूटेरिन डिवाइस इंसर्शन किया जाता है, महिलाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो वो इन सब आयामों को अपनाया गया है ना। ये सब लक्ष्य थे, इसके द्वारा परिवार नियोजन को क्या किया जा रहा था? इंप्लीमेंट किया जा रहा था। ठीक है, अब इसके कारण अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग दबाव महसूस करते थे, है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके ऊपर प्रेशर रहता था, क्योंकि अगर उनकी इच्छा नहीं भी है तो भी उन्हें ऐसा करवाना पड़ रहा था। ठीक है, अब देखिए कोई भी सुधार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता जब तक कि वो व्यक्ति खुद अपने अंदर सुधार ना चाहे। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1994 में काहिरा में, मिस्र की एक कैपिटल है आपकी, मिस्र की कैपिटल है आपकी, ठीक है ना, काहिरा बोलते हैं। तो वहां पर काहिरा जो है आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, है ना, किससे रिलेटेड था? वो आपका पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड था। 1994 में आपका कॉन्फ्रेंस होता है। वहां पर इस तरीके की जो जबरदस्तियां थी उसको खत्म करने की बात की गई, और ये बोला गया कि अब हम रैशनलाइजेशन से, रैशनल जो आपका तरीका है उससे जो है हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे लोग अवेयर होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये चीजें अपने आप कंट्रोल होती जा रही है ना। हालांकि अभी भी बहुत सारी जो सोशल लेवल्स है वो आपके अभी भी हमारे यहाँ चलन में है। ठीक, प्यूनिटिव पॉलिसीज जैसे कि जो दंडात्मक नीतियां हैं वो भी अपनाई गई कि भैया जिसका तीसरा बच्चा हो जाएगा उसको मैटरनिटी जो है आपकी लीव नहीं मिलेगी। दूसरी चीज ये, जो भी मैटरनिटी बेनिफिट्स की स्कीम्स वगैरह हैं तो उनको बेनिफिट जो है नहीं दिया जाएगा या सीमित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिनके पास, जिनके दो या दो से अधिक बच्चे हो, दो से ज्यादा बच्चे होंगे जिसके, उन व्यक्तियों को जो है, जो आपके लोकल जो थर्ड टीयर के इलेक्शंस होते हैं उसमें लड़ने वगैरह के लिए अनएलिजिबल माना जाएगा, मतलब अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अभी भी हमारे यहाँ कहां कहां पर जो 2 चिल्ड्रन पॉलिसीज हैं वो आपकी इंप्लीमेंट की गई है, किन किन स्टेट्स में, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तराखंड है और बिहार है। अगर आप देखेंगे तो बिहार में तो आप देखेंगे कि फर्टिलिटी रेट आज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत जहां जहां पर ये आपकी पॉलिसीज अपनाई गई तो वहां अलग अलग जो है दंडात्मक प्रक्रियाएं भी वहां पर लागू होती हैं। अब जो पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल 2019 का है उसमें भी एक प्यूनिटिव एक्शन लिया गया है कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे होते तो उन्हें सारी की सारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनसे वंचित रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इसमें ये भी बोला गया है इस बिल में कि जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे वो ये कमिट करेंगे कि भैया 2 से अधिक बच्चे हम पैदा नहीं करेंगे, है ना, ऐसा यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके डिक्लेरेशन में 2003 में 2003 में उन्होंने ऐसा बोला था कि ये जो 2 चिल्ड्रन पॉलिसी है, अगर इसको आप फोर्सफुली या किसी की मतलब इच्छा नहीं है और आप बाध्यकारी रूप से लागू कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जो आपका
ह्यूमन राइट्स है उसका जो है वायलेशन है, और कहीं ना कहीं निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है ना। और राइट टू चूज जिसको आप बोलते हैं कि भैया वॉलेंटरी इन्फॉर्म चॉइस जो है उस प्रिंसिपल का भी आपका वायलेशन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए किसी भी दंपति के अगर 2 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उसके कुछ परिणाम भी देखे गए। अगर उनको लगेगा कि हमको सरकारी जॉब से वंचित कर दिया जाएगा तो यहाँ पर ये भी देखा गया कि पत्नियों को बच्चों को छोड़ दिया जाता है ना। जन्म वगैरह ऐसे बच्चे का हो जाता है, अगर होता है तो वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, उनका टीकाकरण नहीं कराते, है ना। यहाँ पर जो सेक्स सिलेक्शन वगैरह की भी प्रॉब्लम देखी जाती है ना। और उसके अलावा जो है वहां पर जबरन जो है अबॉर्ट वगैरह भी कराने की समस्याएं देखी जाती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे 2019 में नैरोबी में एक आपका वैश्विक जनसंख्या शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भारत ने जो आपके गर्भ निरोधक के आयाम है वो भी स्वैच्छिक रूप से जो अपनाए जाए उसको अपनाने के लिए वहां पर गारंटी दी है, और बोला गया है कि ऐसे हम कॉन्ट्रासेप्शन को अपनाएंगे, है ना, जो लोग जो है अपनी इच्छा से उसको एक्सेस करना चाह रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि भारत ने यह भी कहा था वहां पर कि जो आपके गर्भ निरोधक वगैरह के जो आयाम है उसका स्कोप हम बढ़ाएंगे, और जो परिवार नियोजन से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी में भी एनहांसमेंट करेंगे। इसके बाद डेवलपमेंट और फर्टिलिटी की बात करेंगे तो अगर अभी आप फर्टिलिटी रेट देखेंगे तो अर्बन रीजन में 1.7 है शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, और रूरल एरियाज में आप वहां पर देखेंगे तो अभी भी देखिए वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में कितनी है 1.7। इसी अवधि में अगर आप देखेंगे तो जो रूरल एरियाज है वहां पर जो है कुल प्रजनन दर जो है अब 5.4 से गिर के कितनी हो गई 2.4 हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं लोग जो अवेयर हो रहे हैं तो वो खुद भी जानते हैं कि भैया 2 से ज्यादा बच्चे क्यों करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज जो है मायने रखती हैं, क्योंकि उनका जो पालन पोषण होता है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक वायबिलिटी भी है ना। अब यहाँ पर जो 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा है फर्टिलिटी रेट, है ना, जो नेशनल एवरेज है हमारा 2.2 तो उससे ज्यादा है, तो उसमें यूपी है हमारा 3 पे, बिहार है 3.2, मध्य प्रदेश है 2.7। अब ये सब के सब जो है गरीब राज्य हैं एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो, जिनको अब हम बीमारू राज्य नहीं बोलते, अब इनका नाम चेंज कर दिया हमने, तो इंस्पिरेशनल स्टेट्स बोलते हैं। ठीक, इसके बाद राजस्थान में देखेंगे 2.6 है, असम में आप देखेंगे 2.3 है, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 2.4 है, इसके बाद झारखंड में देखेंगे तो 2.5 है, और इन सबको मिला दे तो टोटल पॉपुलेशन में इनका रिप्रेजेंटेशन 45% है। इसके बाद एक बहुत ही जो है आपकी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, पहले भी हमने इस चीज को कवर किया है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर लड़कियों को शिक्षा अप्रोप्रिएट मैनर पे मिलती है, जो लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती हैं अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं, वहां पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम है आपका। ऐसे कोई भी जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जहां पर जो गर्ल्स हैं स्कूल जाती हैं अपनी शिक्षा पूरी करती हैं तो वहां पर फर्टिलिटी रेट जो है बिलो 2 है आपका, 2 से नीचे, है ना। और जहां पर लड़कियां स्नातक वगैरह हो जाती हैं, कॉलेज वगैरह जो है कंप्लीट कर लेती हैं, वहां पर ये दर और भी ज्यादा कम हो जाती है। बिहार में हाईएस्ट जो आपकी है फर्टिलिटी रेट 3.2 है ना। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इलिटरेट वुमेन्स का भी परसेंटेज सबसे ज्यादा है 26.8। वहीं पर आप देखेंगे कि लिटरेसी रेट जो है केरला में जो है बहुत ज्यादा है, तो वहां पर 99.3% हमारा लिटरेसी रेट, और फर्टिलिटी रेट देखेंगे तो बिल्कुल कम है। अगर आप देखेंगे कि साउथ के जो स्टेट्स है जैसे केरला है वहां पर फर्टिलिटी रेट 1.7, तमिलनाडु 1.6, कर्नाटका 1.7, महाराष्ट्र 1.7, आंध्र प्रदेश 1.6, तेलंगाना 1.7। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब के सब अच्छे राज्यों में आते हैं, ये कोई आकांक्षी राज्य नहीं है, ये डेवलप्ड स्टेट्स है ना। तो यहाँ पर अपने आप ही लोग अवेयर है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि फर्टिलिटी रेट जो है वो कम है। ठीक है, समृद्ध राज्य हैं आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा बिल्कुल सिंपल है, अभी ही हमने इसको कवर किया था, है ना, एक वीक के अंदर ही। तो ये गवर्नर से रिलेटेड है, और ये फिर से आपका मुद्दा मेरा हमेशा इसलिए बना रहता है गवर्नर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सेंटर और स्टेट की बीच की एक ये कड़ी है जिसको गवर्नर बोला जाता है। अब इसकी नियुक्ति जो होती है एक तरीके से सेंटर करती है, और ये रोल कहां प्ले करते हैं स्टेट में। तो कभी कभी अपनी राजनीतिक हितों को पूर्ति करने के लिए, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनको मोबिलाइज करने के लिए गवर्नर के पोस्ट का मिसयूज किया जाता है ना। अब आप इनके संदर्भ में आर्टिकल पढ़ते होंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 200। तो जो बिल होता है राज्य की विधायिका का वो ये आरक्षित कर सकते हैं, है ना, किसके लिए, राष्ट्रपति के संदर्भ में, है ना। तो ये आपका एक कॉन्ट्राडिक्टरी। दूसरी चीज ये है कि जब किसी स्टेट में इलेक्शन होता है वहां पर आपकी त्रिशंकु सरकार होती है या हंग असेंबली, जहां पर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है,
तो वहां पर क्या होता है, मुख्यमंत्री चुनने का जो अधिकार जो है वो किसका बढ़ जाता है, गवर्नर का। अब जब से 1990s के बाद से गठबंधन की सरकारों का दौर चालू हुआ तो आप देखेंगे कि गवर्नर की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, इसलिए भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है इनका रोल। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल 356 में क्या है, राज्य में आपातकाल वगैरह लगाया जाता है जब किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर हो जाता है, तो वो भी कौन लगाता है, गवर्नर लगाता है। अब गवर्नर लगाता है, गवर्नर की रिपोर्ट पे वो लगाया जाता है। आर्टिकल 356 और 365 दोनों को मिला के देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ जो ऐसे इश्यूज हैं जो हमेशा ज्वलंत रूप से मुद्दे के रूप में उभरते रहते हैं, इसलिए हमेशा हमारे लिए मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नर से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो चीजें बताई जा रही हैं, अभी आप देखेंगे साउथ में जो है इसके चक्कर में डिबेट में ये आए थे, गवर्नर के रोल के संदर्भ में बोला जा रहा था कि भैया ये किस तरीके से बिल को जो है आरक्षित रख रहे हैं, उसमें अपनी अनुमति नहीं दे रहे हैं, उसके कारण ये आपका चर्चा में आया है। अब यहाँ पर की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे स्टेट असेंबली। अब सेंटर और स्टेट आप पैरेलल पढ़िएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद को अगर पैरेलल कंपैरेटिव मैनर में पढ़ेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल सेंटर की तरह, जैसे राज्य की जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, वहां पर अगर कोई बिल आता है और उसको कानून बनना है, कोई भी अगर विधेयक जो है पारित होता है, तो राज्यपाल जब उसमें अंतिम रूप से सहमति देते तभी वो कानून में परिवर्तित होता है, मतलब वो तभी लॉ बनता है। अब इसके कारण क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो असेंट है ना, जो गवर्नमेंट की सहमति है वो अपने आप में क्या हो जाती है, एक महत्वपूर्ण असेंट है, क्योंकि उसके बिना कानून बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है आपका, आर्टिकल 153 से लेके 167 के बीच में जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में चर्चा किया गया। अब स्टेट की एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आएगा, सबसे पहले गवर्नर प्लस चीफ मिनिस्टर, उसमें फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहीं पर आ जाएंगे, उसके साथ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट भी आएगा आपका। वैसे ही सेंटर में कौन कौन आते हैं, अगर आप आर्टिकल 52 से देखेंगे 78 के बीच में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रेसिडेंट आएंगे, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम आएंगे, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल की बात है आर्टिकल 76 में। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर, लेकिन यहां पर कोई वाइस प्रेसिडेंट जैसा कोई जो पद होता है वैसे उपराज्यपाल का पद नहीं है, उसका सीधा सा संदर्भ है कि सब जगह अगर आप देखेंगे सारे स्टेट्स में तो वहां पर विधानमंडल लेजिस्लेचर में अपर हाउस नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ राज्यसभा है, अपर हाउस है, तो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट को इसीलिए बनाया गया है उस पद को ताकि वो राज्यसभा को चेयर कर पाए, नॉर्मल सी चीज है। अब इसके बाद यहाँ पर आगे की ओर देखेंगे कि वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई वाइस जो गवर्नर है ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि पहले जो हमारे संविधान में प्रावधान था कि हर स्टेट का एक गवर्नर होगा, लेकिन उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1956 में, और उसमें यह बताया जाता है कि कोई भी एक व्यक्ति एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए, मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी वो आपका गवर्नर बन सकते हैं, है ना। तो अब आप देखते हैं कि किसी एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर रिसेंट इश्यूज की बात करें तो यहाँ पर अभी केरला और तमिलनाडु में जो है कंट्रोवर्सी देखी गई, वहां पर गवर्नर ने अपनी जो आपकी सहमति है वो देने से इनकार किया था, है ना। तमिलनाडु में आप देखेंगे तो राज्यपाल ने जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा है उसमें जो छूट वाला विधेयक था उसमें काफी देर तक अपने पास उन्होंने आरक्षित रखे, फिर बहुत टाइम लगा कि उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा। इसी के तरह आप देखेंगे केरला में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी जो लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल था तो उनको उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी थी। साथ ही जो केरला का यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल था, अब ये सब याद नहीं करना क्योंकि ये न्यूज है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरह आप यूज कर सकते हैं कि करंट में ऐसे जो संदर्भ थे इसके कारण जो है यहाँ पर ये मुद्दा उठा है, तो एक आप एग्जाम्पल इसको कोट कर सकते हैं, है ना, एज एन एग्जाम्पल। इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है बार बार कि जो गवर्नर का ऑफिस बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो क्या इसके कारण कहीं ना कहीं जो राज्य की विधायिका है उसमें संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि अगर वो मनमाने तरीके से या सेंटर के दबाव में ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर पॉलिटिकल जो है वो हर्डल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहां पर जो है अनिश्चितता उत्पन्न करने के लिए नहीं बनाया गया राज्यपाल के पद को। अगर वो बिल, अगर जो आपके यहाँ पर प्रावधान दिए गए आर्टिकल 200 में कि किन किन आयामों पर जो है अभी देखेंगे हम लोग कि आरक्षित रखा जा सकता है बिल, तो अगर वहां पर नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर वो आपका मालाफाइड लग रहा है उनको, है ना, तो वहां पर देश का संदर्भ हो, राज्य के हित का संदर्भ हो तो ठीक है वो आरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उसका तरीका मनमाना नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो यहाँ पर बोला गया है, हमारी माननीय कोर्ट ने बोला है कि भैया इसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रखा जा सकता है, इसके इंटेंशन को जो है
वो जांचा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आर्टिकल 200 की बात करें, जो मैंने पहले ही बताया कि आर्टिकल 200 के अंतर्गत जब कोई बिल आता है गवर्नर के पास, तो उनके पास क्या क्या चॉइस रहती है। पहली चीज ये कि वो अपनी सहमति दे दिए तो भैया वो कानून बन जाएगा। दूसरी चीज ये कि वो अपनी सहमति को रोक सकते हैं। तीसरी चीज ये कि वो बिल को वापस भेज सकते हैं राज्य विधायिका को कि आप वापस से इस पर जो है रिकंसिडरेशन करें, पुनर्विचार करें। ठीक है, लेकिन अगर पुनर्विचार के लिए भेजा गया और राज्य विधायिका ने एज इट इज या उसमें थोड़े बहुत कुछ अमेंडमेंट संशोधन करके वापस अगर गवर्नर के पास भेजते हैं, तो फिर उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि वो बिल पे साइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है कि वो आरक्षित रख सकते हैं राष्ट्रपति के विचारार्थ उस बिल को। ठीक है ना, कब कब उसके लिए कंडीशन है, ये याद रखिएगा। पहली चीज ये कि उस बिल में अगर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे स्टेट के हाई कोर्ट की जो पोजीशन है वो इंडेंजर हो रही है, उस पर कोई जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद दूसरा ये कि वो अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संवैधानिक आयाम है उसके विरोध में हो। तीसरी चीज हो कि डीपीएसपी के विरोध में हो वो। उसके बाद ये कि कहीं ना कहीं वो लार्जर स्कोप में अगर आप देखें तो देश के हितों के संदर्भ में प्रतिकूल हो। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये आपका ऐसा मुद्दा हो कि ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो। इसके बाद ये कि ये जो आपका डील कर रहा हो अगर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमारे संविधान में जिसका उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, ये ही आपके ग्राउंड है। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये आर्टिकल जो 361 है उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उन्मुक्तियां दी गई हैं। किससे? कि भैया इनको पद के दौरान गिरफ्तार वगैरह नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, उसका रीजन है। अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आर्टिकल 14 का ये एक्सेप्शन है। कारण ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो व्यक्तियों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है ना, लेकिन ये जो है एक पद है, तो गरिमा के कारण इनको उन्मुक्तियां दी गई है। कि आर्टिकल 361 में ये बताया गया है कि जब ये अपने पद में, मतलब अपने पद के अंतर्गत कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हो, तो इनके द्वारा अगर कोई भी कार्य किया गया तो उसके लिए इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इस कारण से इनको अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो जो न्यायिक कार्यवाहियां हैं उससे इनको पूर्ण उन्मुक्तियां यहां से मिली हुई। अब अगर आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर राज्यपाल जो है अगर किसी भी बिल को वो आप अपने पास वो आरक्षित रख लेते हैं या उसमें जो है अपनी असेंट नहीं देते, स्वीकृति नहीं देते हैं, तो उनको अस्वीकार करने के कारणों का खुलासा करना अनिवार्य होता है। उनको बताना पड़ता है, भैया डिस्क्लोज करना पड़ता है कि क्या रीजन है कि मैं इसको रोक रहा हूं। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि अगर यहां पर जो उन्होंने रीजन बताए हैं और अगर वो मालाफाइड है ना, या कहीं से अगर देखा जा रहा है कि ये आपका मनमाने तरीके से ऐसा किया गया है, तो उस एक्शन को स्ट्रक डाउन कर सकती है हमारी कोर्ट और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बता सकती है ना, उसको असंवैधानिक माना जा सकता है। और वहां न्यायालय जो है वो आपका जुडिशियल रिव्यू करके उसके इंटेंशन को देके उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। और इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे आपके जजमेंट है, जिसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है रामेश्वर प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ। उसमें हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह वर्डिक्ट दिया कि आर्टिकल 361 का क्लॉज 1 में जो इम्यूनिटी जो इनको दी गई है ना, वो ठीक है कि उन्मुक्तियां दी गई है न्यायिक कार्यवाही से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो कार्यवाही किए हैं उसके ग्राउंड का, उसकी वैलिडिटी का, उसकी वैधता की जांच हम नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये कि न्यायालय के अधिकार यहां सीमित नहीं है, न्यायालय उसके वैलिडिटी को रिव्यू कर सकता है कि उसके पीछे वैलिड रीजन है या नहीं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, तो देखिए ऑलमोस्ट जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर लिया है वो हमने यूके से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये यूके से कंपेयर करके बता रहे हैं कि वहां पर भी रॉयल एसेंट लेना होता है ना, जिसको राजा बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ठीक है, राजा की सहमति आवश्यक होती है बिल को पारित करने के उद्देश्य से। ठीक है, और उसी के पास जो है उस सहमति को रोकने की भी शक्ति होती है, लेकिन वहां पर इंग्लैंड में जो क्राउन होता है उसको कोई वीटो की शक्ति नहीं होती। ठीक है, और मान लीजिए कोई विधेयक है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो उसमें अगर शाही सहमति नहीं दी जाती उसको, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपने आप मान लिया जाता है। यूएस की बात करें तो भैया परफेक्ट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है, तो स्टेट्स को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। तो अगर राष्ट्रपति को यह संविधान के द्वारा अनुमति दी गई है कि वो किसी बिल को जो है इनकार कर सकता है ना, सदन को विधेयक को वापस भेज सकता है, इसका अधिकार तो है। लेकिन अगर वो वापस भेजता है किसी बिल को और अगर सदन उसको फिर से पारित करके भेज देती है, या वो जो अपने मतलब हाउस में
जैसे 2 हाउस है वहां पर भी, तो जैसे प्रत्येक सदन में अगर वो बिल 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है तो अपने आप वो कानून बन जाएगा। कुल मिला के ये 2/3 मतलब मेजोरिटी आपका ये चीज चाह रही है ना, तो फिर वो बात मान ली जाती है। वहां पर स्टेट्स जो है ज्यादा पावरफुल है, ये आप लोगों को पता होगा। कंक्लूजन क्या है, तो सबसे पहली चीज ये कि भैया यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट को, स्टेट के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। पॉलिटिकल जो आपकी लाभ होते हैं, पॉलिटिकल जो गेन्स है, उनको लेने के लिए जो है इस तरीके के जो आयाम है उनको नहीं अपनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। और इस जो पद की गरिमा को बनाए रखते हुए जिस उद्देश्य से इस ऑफिस को जनरेट किया गया था, है ना, तो उस उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मैनर में न्यूट्रल होकर डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट दोनों टॉपिक है आपके नोबेल प्राइज से रिलेटेड, बिल्कुल कंटेक्चुअल है, आपको नाम याद रखना है और ये याद रखना है किस चीज में मिला है। यहाँ पर अगर नोबेल प्राइज की बात करेंगे केमिस्ट्री की, जो 2022 में मिला है, तो 3 लोगों को मिला है। इसमें पहला नाम है आपका कैरोलिन आर बैटोजी, जो आपके यूएसए के हैं। उसके बाद दूसरा नाम मार्टिन मेंडल है आपका, है ना, मेंडल से याद रख सकते हैं आप इसको, तो डेनमार्क के हैं। इसके बाद यूएसए के हैं के बैरी शार्पलेस, ठीक है। तो इन्होंने जो है इंजीनियस टूल जो है वो डेवलप किया है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ठीक है। अब ये किस में मिला है, तो क्लिक केमिस्ट्री और जो बायो ऑर्थोगोनल आपका क्लिक केमिस्ट्री और जो बायो ऑर्थोगोनल जो आपका रिएक्शन है ना, केमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, तो उसके अंतर्गत इनको मिला है। बस यही 2 कीवर्ड याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना। क्लिक केमिस्ट्री क्या होती है, तो भैया इसका यूज होता है, देखिए ये केमिस्ट्री का बिल्कुल मिनिमलिस्टिक फॉर्म है, जैसे नैनो वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, है ना, वो क्विकली जो है परफॉर्म करते हैं और इफिशिएंटली स्नैप टुगेदर, मतलब कुशलता से जो है वो एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। बिल्कुल इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कभी भी मेंस में नहीं आएगा कि इसके बारे में लिखिए, ठीक है, लेकिन हमको जानना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है वो आपकी क्विक हो जाती है, जो अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो कम निकलते हैं या नगण्य बिल्कुल निकलते हैं, नेग्लिजिबल निकलते हैं, तो उसको भी अवॉइड कर पाते हैं, ठीक है। अब अगर क्लिक केमिस्ट्री की बात करें इस कॉन्सेप्ट की, तो किसके द्वारा ये लाया गया था, तो उनका नाम है आपका बैरी शार्पलेस, ठीक है ना। 2000 के अराउंड जो है इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब क्लिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहली चीज आप देखेंगे डीएनए की मैपिंग वगैरह में यूज होता है ना, तो मेडिसिनल या आपका जो आपका चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे उससे रिलेटेड, जैसे डीएनए वगैरह की मैपिंग होती है तो उससे रिलेटेड अगर कोई मटेरियल बना रहे होते हैं तो उसमें फिटर के पर्पस में भी इसका यूज होता है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो एज सेट ऑफ पावरफुल highly reliable and selective reaction for rapid synthesis of useful new compound। बिल्कुल सिंपल से डेफिनेशन है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इसमें। साइंस एंड टेक मैंने बोला है, आप उठा के देख लीजिए 20 साल 25 साल के पेपर, कभी भी एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप एमबीबीएस करके आए, ठीक है ना। आप जनरल स्टडीज पढ़ के और सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आपको सामान्यज्ञ बनना है, विशेषज्ञ नहीं। हालांकि बहुत टफ होता है सामान्यज्ञ बनना, क्योंकि सारे विषयों की जानकारी जो है एक एवरेज स्तर की रखना होता है हमको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है, जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि जो आपका बायो ऑर्थोगोनल जो रिएक्शन उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसको ऐसे समझिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें बिना अंदर जाए, और जो आपका नॉर्मल केमिस्ट्री होती है सेल की, है ना, हर सेल की अपनी एक नॉर्मल केमिस्ट्री होती है, तो बिना उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट डाले वहां पर हम इससे क्या करा सकते हैं, वहां से हम उससे सूचना एकत्रित कर सकते हैं, ड्रग डिलीवरी वगैरह कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के संयोजन से, इसके उपयोग से हम जो बायोमेडिसिन का क्षेत्र है उसमें बहुत ही ज्यादा जो है वहां पर क्रांतिकारी विकास देख सकते हैं। जैसे आपका आप देखेंगे मॉलिक्यूलर बायो इमेजिंग होती है आपकी, टारगेटेड जो आपकी डिलीवरी होती है ड्रग की, इन सीटू जो ड्रग एक्टिवेशन वगैरह होता है, तो यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है बायो सेंसिंग वगैरह में, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो आपकी कैंसर का ट्रीटमेंट वगैरह है उससे भी जो है उस उधर भी जो है अपने रोल को जो है प्ले करेगी, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन है ये इनेबल करता है जो स्टडी होती है आपकी बायो मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि आपका ग्लाइकेन्स है, प्रोटीन है, लिपिड है ना, रियल टाइम वहां पर हमको लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो सिस्टम होते हैं उसमें बिना सेल्यूलर जो आपका पूरा केमिस्ट्री होता है उसमें बिना नेगेटिव इंपैक्ट डाले, मतलब सेल्यूलर
टॉक्सिसिटी किए बिना हम वहां पर जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। ड्रग डिलीवरी वगैरह में भी इसका यूज होता है, वही आगे बताया जा रहा है कि ड्रग डिलीवरी के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि इससे साइड इफेक्ट भी कम हो जाएंगे, है ना। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। इसको भी 3 साइंटिस्ट ने जो है इस साल प्राप्त किया। उसमें एक का नाम जो है आपका वो एलन एस्पेक्ट है आपके, ये फ्रांस के हैं। इसके बाद जॉन एफ क्लॉसर है यूएसए के, और एंटोन जिलिंगर है ऑस्ट्रिया के। ठीक है, तो क्वांटम जो आपके क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो क्वांटम पार्टिकल्स के जो आपके इंटैंगलिंग बिहेवियर होता है, देखिए इनकी अलग अलग जो है बिहेवियर होता है। जैसे इंटैंगलिंग हो गया आपका, सुपर पोजिशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो इंटैंगलिंग जो बिहेवियर है क्वांटम पार्टिकल्स का, उसके संदर्भ में इनको मिला है। ठीक है, अब क्वांटम इंटैंगलमेंट, जो इंटैंगलमेंट होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो अब हिंदी में उलझाव लिखा है, इसको मत पढ़िएगा, इंटेंजलमेंट ही पढ़िएगा। तो ये जो फेनोमेना है वो क्या एक्सप्लेन करता है, तो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो दो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटीमेटली लिंक्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो आपके आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अब वो एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन अगर एक के ऊपर कोई रिएक्शन होता है तो दूसरे के ऊपर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। जैसा कि मूवी में आप लोग देखते होंगे ट्विंस में, ठीक है ना, वैसा ही कुछ है ये आपका, है ना। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि दो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं और वो एक दूसरे से बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर है स्पेस में, लेकिन अगर एक के अंदर कोई भी बदलाव होता है तो उसका इंपैक्ट दूसरे के अंतर्गत भी देखा जाता है। और ये जो क्वांटम इंटेंजलमेंट का कंसेप्ट है, ये पहली बार किसके द्वारा इलुसिडेट किया गया, तो इरविन श्रोडिंगर है आपके, 1935 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया ये फिनोमेना आपका क्वांटम टेलीपोर्टेशन, है ना, नाम से समझ में आ रहा है क्वांटम टेलीपोर्टेशन। इसका मतलब ये कि इसको यूज किया जा सकता है इंटेंजलमेंट को, किसमें, इंफॉर्मेशन को मतलब इन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो सूचनाएं हैं उसको उसके परिवहन में इसका यूज किया जा सकता है ना। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स वगैरह के संदर्भ में। ठीक, इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि इसकी इंप्लीकेशन कहां कहां है, तो भैया क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम नेटवर्क, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, है ना, यहाँ पर सिक्योर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो सब बनाया जा सकता है इसके द्वारा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दो बेसिक प्रिंसिपल है आपके क्वांटम मैकेनिक्स के, मैंने पहले ही बताया, पहला क्वांटम इंटेंजलमेंट है, दूसरा आपका क्वांटम सुपरपोजिशन है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको डिसमिस कर दिया था इस कंसेप्ट को, उन्होंने बोला था कि ये आपका स्पूकी एक्शन है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट हमारा टॉपिक है आज का, वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के रूप में भारत उभरा है। भारत जो है अब पूरे विश्व में शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, और एक्सपोर्टर के रेफरेंस बात करें तो हम विश्व में दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए शुगर के। इसका एक सबसे बड़ा रीजन हमारे यहाँ बम्पर उत्पादन भी हुआ है। तो शुगर सीजन की बात करें अक्टूबर सितंबर की, तो 2021-22 में हमारे यहाँ रिकॉर्ड बम्पर उत्पादन हुआ है, 5000 लाख मीट्रिक टन शुगर केन, है ना, गन्ने का उत्पादन हुआ, उसी से चीनी बनती है। ठीक, इससे लगभग 3574 लाख मीट्रिक टन जो है इसको क्रश करके शुगर मिल में क्या प्रोड्यूस किया गया, 394 लाख मीट्रिक टन ऑफ शुगर, है ना, सुक्रोज, फ्रक्टोज, जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो ये सुक्रोज है आपका। इसके बाद यहां पर बताया गया कि इसमें से जो टोटल उत्पादन हुआ, तो इसमें से 35 लाख जो मीट्रिक टन शुगर है इसको डाइवर्ट किया गया एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए, और उसमें अगर आप देखेंगे कि 359 लाख जो मीट्रिक टन शुगर है वो प्रोड्यूस किया गया था शुगर मिल्स के द्वारा। एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह का प्रोग्राम आप लोगों को पता होगा कि कंपलसरी बनाया गया है। ठीक, अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक, अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वर्तमान सीजन में जो एक और भी स्पेसिफिक जो आपका फीचर देखा गया, तो हमारे यहाँ जो चीनी का निर्यात किया हमने, जो एक्सपोर्ट किया शुगर का, वो भी जो है रिकॉर्ड स्तर पे है, और इससे हमको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली। क्यों? क्योंकि जो हमने निर्यात किया तो इससे हमको फॉरेन करेंसी में इनकम हुई, हमारी जो अर्निंग हुई वो कितनी हुई, 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हमने अर्जित की है। तो कहीं ना कहीं आप अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ रुपए का डिवैल्यूएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, तो उसमें भी ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। फिर दूसरी चीज ये कि हम बहुत ज्यादा जो है आयात करते हैं, निर्यात कम करते हैं, तो उस जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा अकाउंट है, उसको भी ये कहीं ना कहीं जो है वहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है ना, हमको सरप्लस बनाएगा उससे। ठीक, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वर्तमान में भारत सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज चलाई है, जैसे कि जो शुगर है तो उसको डाइवर्ट किया जाए, एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह का जो प्रोग्राम है वहां पर इसका यूज किया जाए। ठीक,
और जो आपका अधिशेष है, जो सरप्लस है, उसको हम एक्सपोर्ट करें। तो दोनों जगह जो है सरकार काम कर रही है इस तरीके के इनिशिएटिव्स को उठा के। तो यहाँ से फार्मर्स की भी इनकम बढ़ रही है ना, हमको जो है वो डॉलर में इनकम भी हो रही है, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है इसका, और मल्टीप्लायर इफेक्ट में ये हमारे लिए क्या है, एडवांटेज है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बायोफ्यूल सेक्टर है, ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का हमारा प्रोग्राम है, आप लोगों को पता होगा कि 2025 तक का जो हमारा प्लान है कि 20% ब्लेंडिंग को हम जो है इंप्लीमेंट कर देंगे। तो वो एनवायरमेंट के एंगल से भी जो है अच्छा है और इनकम के भी एंगल से अच्छा है, ठीक है ना। तो हमारे बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, जैसे पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत हमने कई सारे जो है लक्ष्य बना रखे, तो उनकी प्राप्ति में भी ये आपका सहायक होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बायोफ्यूल जो सेक्टर है तो उसमें एथेनॉल वगैरह ब्लेंडिंग का काम चल रहा है, तो उससे भी जो है चीनी क्षेत्र को सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि जो चीनी से, जो शुगर से आपका एथेनॉल बनाया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन होता है जो शुगर मिल के मालिक होते हैं। इसके अलावा उनके पास जो है फंक्शनल कैपिटल की जो हमेशा क्रंच देखा जाता है, कार्यशील पूंजी की जो उनके पास कमी होती है, तो उस कमी को भी वो पूरा करता है। और उनके पास जो सरप्लस होता है तो वो उसको बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उससे पैसा आता है, तो फार्मर्स वगैरह को भी टाइम पर पेमेंट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए फाइनेंशियल गेन है, ठीक है। तो विन विन सिचुएशन एनवायरमेंट के एंगल से देखें, चाहे शुगर मिल के मालिकों के रेफरेंस से देखें, चाहे अगर आप फार्मर्स के रेफरेंस से देखें, तो सब जगह से ये हमारे लिए फायदेमंद है। 2021-22 के दौरान अगर देखा जाए तो जो रेवेन्यू मिला, ठीक है ना, शुगर मिल्स को 18,000 करोड़ रुपए का, इससे जो एथेनॉल सेल किया उन्होंने उससे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इनके पास पैसे आएंगे, तो ये फार्मर्स को भी टाइम पे पेमेंट करा पाएंगे, यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। इसके बाद एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, जो मोलासे और बगासे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये मोलासे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शुगर बेस्ड जो आपकी डिस्टिलरीज वगैरह होती हैं जहां पर इसका उत्पादन किया जाता है, तो वो आपका बढ़ा है, 605 करोड़ लीटर पर एनएम हो गया, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो हमारा लक्ष्य है 2025 तक की, भैया हम 20% ब्लेंडिंग करेंगे एथेनॉल के रूप में, एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, तो उसको जो है प्राप्त करने में ये आपका सहायक होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो नया सीजन है, इसमें जो डाइवर्जन है शुगर का एथेनॉल में, वो एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीमेंट देखा जाएगा उसमें 35 एलएमडी का, है ना, 35 एलएमडी से 50 एलएमडी। तो ये याद रखिएगा, इसमें भी जो है ये बढ़ोतरी की ऐसे संभावनाएं हैं, ठीक है। और अगर इतनी बढ़ोतरी होती है तो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा वो कितना होगा, 25,000 करोड़ का। शुगर सेक्टर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। आप हमेशा देखते होंगे कि यहाँ पर किसानों के द्वारा जो है मतलब एजिटेशन वगैरह भी देखते होंगे, किसान यहाँ पर असंतोष भी व्यक्त करते हैं, उसका रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, बिल्कुल ठीक बात है, एग्रीकल्चर बेस्ड ही है, ठीक है। इसके बाद ये जो है कहीं ना कहीं ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करती है। कैसे? कि इसमें 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स जो हैं इस क्षेत्र में इंडल्ज है। इसके बाद यहाँ पर 5 लाख ऐसे वर्कर्स हैं जो डायरेक्टली जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है शुगर मिल वगैरह में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, ये डेटा अपने पास रख सकते हैं। टॉप 3 जो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो देखेंगे। फर्स्ट रैंक में हमारा यूपी है, दूसरे में हमारा महाराष्ट्र है, तीसरे में कर्नाटक है। टॉप 3 जो शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, पहला इंडिया हो गया, दूसरे में ब्राजील है, तीसरे में थाईलैंड है। मेजर इश्यूज क्या है? तो सबसे पहली चीज ये कि ये जो है इसकी उत्पादकता कम है, लो यील्ड, है ना, मतलब उपज जो है वो जो है कंपैरेटिव कम होती है। दूसरी चीज की जो पिराई का सीजन होता है, जो क्रशिंग का सीजन होता है, उसका ड्यूरेशन कम होता है। तीसरी चीज ये लो शुगर रिकपर्शन, जो आपका रिकपर्शन रेट बोला जाता है जिसको, वो भी कम है इसका। इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना। और इसके बाद बोला जा रहा है कि प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, मतलब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब जो है इससे रिलेटेड कंसर्न है। अब सरकार ने क्या क्या यहाँ पर प्रावधान उठाए हैं तो अपनाए हैं, तो पहली चीज तो ये कि जैसे एमएसपी होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब ये वेलफेयर के लिए होता है, किसानों के लिए, कि भैया अगर मान लीजिए कि आपका जो है इससे कम प्राइस में अगर मार्केट में बिक रहा है तो आप हमको ही दे दो। उसी तरीके से गन्ने के लिए भी उसका नाम जो है फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस है। बताइएगा इसको डिसाइड कौन करता है, सीएसीबी करता है, कौन करता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कमेंट जरूर किया करिए यार आप लोग, है ना, उसी से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और इससे पता भी चलता है कि टू वे जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको कब जो है लाया गया था फेयर एंड रीम्यूनरेटिव जो आपका प्राइस है शुगर केन के लिए, तो 2009-10 में, ठीक। इसके अलावा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में,
जो लॉन्च की गई, तो ये आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग से प्रोग्राम है ना, पेट्रोल के साथ उसको ब्लेंड करना, पेट्रोल प्रोग्राम है ना, ब्लेंडिंग की बात की गई तो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमारा टारगेट है 2025 के लिए, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट ने लिया। इसके बाद लास्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड। इसमें पहला जो एमसीक्यू है, ऑपरेशन चक्र के बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसको लॉन्च किया सीबीआई ने, और दूसरा ये कि ये ऑपरेशन जो इंटरपोल यहां पर उपलब्ध कराएगी जानकारी, उसके आधार पर जो साइबर इनेबल्ड आपके क्राइम वगैरह है उसके विरुद्ध शुरू किया गया ये आपका एक तरीके का अभियान। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन चक्र याद रखिएगा आप लोग, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है आपका नैनसेन रिफ्यूजी अवार्ड है आपका, इसके बारे में करेक्ट जो ऑप्शन है उसको हमको पिक करना है। पहले ये एंजेला मार्केल जो है, इनको, ये जर्मनी की चांसलर भी रही है आपको पता है, तो इनको जो है 2022 का यूएनएचसीआर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सीरिया में रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट किया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दूसरा ये कि इसको कब स्टैब्लिश किया गया, तो 1954 में। तीसरा ये कि इसका नाम किसके आधार पे पड़ा, तो ये आपके नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर, साइंटिस्ट, डिप्लोमेट थे और ह्यूमैनिटेरियन भी थे, जिनका नाम था फ्रिट्ज ऑफ नैनसेन, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड रखा गया। ये आपके पहले हाई कमिश्नर थे है ना रिफ्यूजीज के लिए, कहां पर, लीग ऑफ नेशंस में, और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला 1922 में। अब लीग ऑफ नेशंस क्या है, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो भैया वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये संस्था बनाई गई। अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो इसके अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क लगता है, तो फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका क्या बनता है, यूनाइटेड नेशंस, जिसको आज हम अपने अस्तित्व में देख रहे हैं। अब उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना, ठीक है। अब चारों के चारों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑल ऑफ द अबव। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।